हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट की थ्योरी। ये हमारा डिस्क्लेमर है। अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका वेटेज देखें तो ये अराउंड 3.73% बन रहा है। और इसमें अगर हम क्वेश्चंस को देखें, जैसे कि 2024 में इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जबकि 23 में एक क्वेश्चन, 22 में एक क्वेश्चन, 21 में और 20 में भी एक क्वेश्चन आया है। डिफिकल्टी लेवल सबका एवरेज ही था। और जिस टॉपिक से आए हैं वो है एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। और इस पे भी ये सारे रेजोनेंस कंडीशन से इस पे क्वेश्चन पूछे गए। तो हमें इन्हीं चीजों को पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले तो देखिए पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज क्या होता है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, फिर सीरीज एसी सर्किट्स, पावर इन एन एसी सर्किट एंड वॉटलेस करंट। तो देखिए पीक एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर वोल्टेज का मीनिंग क्या है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये बराबर होता है 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। जैसे कि अगर यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जगह पर कोई क्वांटिटी होती, सो आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। और ये कब के लिए है, जब उसका वेरिएशन साइनोसॉइडल हो। यानी कि ये जो रिलेशन है कि वी आर एम एस बराबर V0/√2, ये तब निकल कर आया है जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारा साइनोसॉइडली वेरी कर रहा था, यानी कि साइन वेव के फॉर्म पर वो वेरिएशन था। इसी तरीके से जो करंट है आई आर एम एस बराबर हो जाएगा I0/√2, क्योंकि यहां पर करंट भी साइनोसॉइडली वेरी कर रहा था और उस पर जो मैक्सिमम करंट था वो था I0। फिर बात आती है मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। सो मीन वैल्यू आई एम बराबर होता है आई एवरेज बराबर 2I0/पाई, यानी कि 0.636 I0। तो मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। सो लेट अस सपोज आपने एक स्टेडी करंट पास किया एक सर्किट पे फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। So it transfers the same amount of charge as done by the alternating current in the same time through the same circuit। तो इस चीज को बोला जाता है मीन या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई एम या फिर आई एवरेज से। तो पीक वैल्यू आई नॉट और आई एवरेज या फिर आई मीन के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। सो आई एवरेज बराबर हो जाता है 2 टाइम्स I0/पाई, जिसको कि हम लोग 0.636 I0 लिखते हैं। तो देखिए ये लाइन पूरी आपके सामने जब आएगी तब आप ये कहेंगे कि आई एम बराबर होता है 2I0/पाई फॉर दिस अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जो कि साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग अ हाफ साइकिल इज 0.636 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू I0। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये पूरी लाइन का मतलब कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग अ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के दौरान ही हम लोग मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि साइनोसॉइडल वेरिएशन होने पर अगर हम पूरे एक साइकिल में देखेंगे कि एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कितनी है तो वो जीरो निकल कर आ जाती है। सो हम लोग हमेशा मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू साइनोसॉइडल अगर वेरिएशन है, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट में अगर उस तरीके का वेरिएशन है तो हम हाफ साइकिल में ही कैलकुलेशन करते हैं, और ये 0.636 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू निकल कर आता है। फिर है मीन या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यानी कि वोल्टेज की बात है। सो वीएम बराबर वी एवरेज या फिर 2 टाइम्स V0/पाई, जिसको कि 0.636 V0 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर बात आती है कि आखिर पीक वैल्यू का मतलब क्या है। तो पीक वैल्यू से मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर वोल्टेज, वो उसकी पीक वैल्यू कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 -1 -2 इस तरीके से -5 तक, फिर -4 -3 -2 -1 0। तो ये जो वेरिएशन है इसमें 5 एम्पलीट्यूड है उसका, 5 या -5 बोलिए उसका एम्पलीट्यूड है, क्योंकि हम उसका मॉड देखते हैं। तो इस तरीके के वेरिएशन पर जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की या वोल्टेज की, वो उसकी पीक वैल्यू कहलाती है। देन आता है आरएमएस वैल्यू। तो द स्टेडी करंट विच व्हेन पासेस थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन टाइम will produce the same amount of heat as the alternating current does in the same resistance and in the same time is called RMS value of alternating current।
बेसिकली यहां पर मीनिंग ये है कि आपने एक रजिस्टर लिया और उस पे एक अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया, तो ओवर अ साइकिल वो जितना पावर डिसिपेट करेगा, उतनी पावर डिसिपेट करने के लिए हमें इक्विवेलेंट अगर डीसी वोल्टेज लगाना हो तो कितना लगाना पड़ेगा, वो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। सो आई आरएमएस या फिर आई वी, इसको भी हम लोग लिख देते हैं, ये बराबर हो जाता है आई नॉट बाई रूट टू के, यानी कि 0.707 आई नॉट। तो सिमिलरली वोल्टेज के लिए वी आर एम एस वी नॉट बाई रूट टू या 0.707 वी नॉट होता है। तो पीक वैल्यू जो वी नॉट है वो सबसे ज्यादा होती है, आरएमएस वैल्यू उससे कम होती है, और मीन वैल्यू ओवर अ हाफ साइकिल वो सबसे कम होती है इन तीनों में से। अब बात आती है रिएक्टेंस एंड एम्पिडेंस की। तो एक चीज याद रखिएगा, ये सारी जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको इस हिसाब से बता रहा हूं, एक बार आप इसको पढ़ चुके हैं, अब यहां पर आपको टू द पॉइंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ग्रेस्प करना है, ठीक है? तो इस हिसाब से मैं चीजें बता रहा हूं। तो रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस, आखिर इसका क्या मीनिंग है? तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाई अ प्योर इंडक्टर या फिर कैपेसिटर या फिर बोथ टू द फ्लो ऑफ एसी, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। यानी कि ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर पे किसी भी मटेरियल पर मौजूद हो सकता है, या हम किसी एक ऐसे डिवाइस को रजिस्टर बोलते हैं जिसपे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। काम उसका क्या है? जो हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज, उसकी वजह से जो करंट एस्टैब्लिश होता है वो उसको रजिस्ट करता है। तो यहां पर जब हम एक अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर रहे हैं टू अ प्योर इंडक्टर एंड अ प्योर कैपेसिटर या फिर बोथ, तो उस समय जो करंट को अपोजिशन ऑफर होता है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर के पास रिएक्टेंस है। क्या है? रिएक्टेंस। तो जिस तरीके से हम लोग रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी तरीके से प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर के लिए जब अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं और वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ना बोलकर बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंस। तो आखिर यहां पर प्योर इंडक्टर का क्या मतलब है, प्योर कैपेसिटर का क्या मतलब है? प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ उस पे, जैसे इंडक्टर की बात है, प्योर इंडक्टर, तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी और रेजिस्टेंस ना हो। या फिर प्योर इंडक्टेंस की जब बात की जाए तो ना तो उस पर किसी तरीके का रेजिस्टेंस हो और ना ही कोई और दूसरी प्रॉपर्टी हो जैसे कैपेसिटेंस वगैरह, इस तरीके से कुछ ना हो, तो वो प्योर इंडक्टर एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन पर है, क्योंकि किसी ना किसी मटेरियल से इसको बनाया जाएगा और उसका रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो प्योर इंडक्टर एक आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से प्योर कैपेसिटर भी एक आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। बट हम जब यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, प्योर इंडक्टर अगर देखा हमने, तो इसका मीनिंग ये होगा कि उस पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस और कैपेसिटर में सिर्फ कैपेसिटेंस है। जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ओम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। अब ये जो रिएक्टेंस है वो दो तरीके का होता है। अगर सिर्फ हम इंडक्टर के रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, उसको नाम दे देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं एक्सेल से। ये बराबर होता है ओमेगा एल के। ओमेगा जहां पर अप्लाइड अल्टरनेटिंग करंट की एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, और एल होता है इंडक्टेंस की वैल्यू। इसी तरीके से कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ पर सी जो है वो है कैपेसिटेंस की वैल्यू, और ओमेगा है जो यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो अब यहाँ पर एक नई क्वांटिटी आती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ससेप्टेंस। क्या बोलते हैं? ससेप्टेंस। तो ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। जिस तरीके से रेजिस्टेंस का जस्ट अब अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें मिलता है कंडक्टेंस, उसी तरीके से यहां पर रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस ससेप्टेंस कहलाता है, यानी कि वो कितने आसानी से चीजों को पास होने दे रहा है अपने थ्रू। यानी इसको हम डिनोट करते हैं एस से, और ये बराबर होता है 1/x के। अब यहां से एक नई क्वांटिटी की बात आती है, और ये है कि अगर हम किसी एक एसी सर्किट की बात करें, एसी सर्किट में देखिए इंपेडेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है, सॉरी मतलब जो इंडक्टेंस है वो भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी हो सकता है। इन तीनों की वजह से जब हम एक रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस बोल रहे होते हैं, जब अल्टरनेटिंग करंट उस पर अप्लाई किया गया, तो उसको एक नया नाम देते हैं, बोलते हैं इम्पेडेंस।
तो टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन एसी सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स इम्पिडेंस। इसकी यूनिट ओम होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर टी पावर -3 × 10⁻²। फॉर एन एसी सर्किट z बराबर होता है √x² प्लस r²। x निकल कर आता है xc माइनस xl का होल स्क्वायर प्लस r²। तो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस जो होता है वो एडमिटेंस कहलाता है, यानी कि कितनी आसानी से वो चीजों को पास होने दे रहा है। तो y बराबर हो जाता है 1/z और इसकी यूनिट होती है साइमेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइमेंस पे s जो होता है वो स्मॉल लेटर्स पर लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक यूनिट है किसी पर्सन के नाम पर। जब फुल फॉर्म पर लिखते हैं उसका नाम, तो यानी कि यूनिट लिख रहे हैं, नाम नहीं लिख रहे हैं बेसिकली हम लोग, उस नाम पर बेस्ड जो यूनिट है जब फुल फॉर्म पर लिखा जाता है तो यहाँ पर स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि यूनिट है उसका नोटेशन ही ऐसा है। और जब एब्रिविएटेड फॉर्म पर होता है तो कैपिटल पे लिखते हैं। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स की तरफ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट का क्या मतलब है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट से मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक रजिस्टर है और उस पर हमने अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर दिया, या फिर हमारे पास एक इंडक्टर है और उस पर हमने एसी अप्लाई कर दिया, या फिर हमारे पास एक कैपेसिटर है और उस पर हमने एक अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, किस तरीके की चीजें निकल कर आएंगी, क्या हमें वैल्यूज देखनी होंगी। तो यहां पर आपको 5 चीजें याद रखनी है। पहली है अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू, और उसी के साथ आप केवीएल केसीएल वगैरह की बात कर सकते हैं। फिर आता है करंट, कि उस सर्किट में करंट कितना डेवलप होगा। उसी के साथ जैसे अगर रजिस्टर है तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर है तो रिएक्टेंस, और पूरा एक सर्किट है जिसपे कि एल सी और आर तीनों मौजूद हैं तो उसके लिए आ जाता है इम्पिडेंस। ठीक है। उसके बाद बात आती है पावर की। पावर में दो तरीके की पावर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक इंस्टेंटेनियस पावर और एक एवरेज पावर, जिसपे कि एवरेज पावर मेन है। और देन उसके बाद आता है उसका फेजर डायग्राम। तो इन्हीं 5 चीजों को बार 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 हमें निकालते रहना है। सो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि इस पे एल और सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस तरीके के केस में आपने अगर एक रजिस्टर लिया जिसका कि रेजिस्टेंस आर है, अप्लाइड वोल्टेज है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आप इसको V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी या फिर VM साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। VM क्या है? जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है, और V नॉट भी इसका पीक वोल्टेज से मतलब है। तो इस पे जब हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे सर्किट पे, VM साइन ओमेगा टी बराबर IR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने माना कि इस पे जो करंट है वो I के बराबर है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करें तो लिखा जा सकता है इसको I बराबर VM/R साइन ओमेगा टी, और VM/R को हमने लिख दिया IM, यानी कि मैक्सिमम करंट इन द सर्किट IM बराबर हो गया VM/R। अब यहां से हम लोग निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो देखिए हमने अप्लाइड वोल्टेज, जो करंट की वैल्यू है वो, और जो रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, वो 3 चीजें हमें पता चल गई। तो अब अगली चीज है हमारे पास पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, ये P बराबर होता है I² R के, जहां पर कि हम I की वैल्यू IM साइन ओमेगा टी जब पुट करेंगे तो बन जाएगा IM² साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स R। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर ओवर अ कंप्लीट साइकिल, कैपिटल P बराबर हो जाएगा P एवरेज बराबर VRMS IRMS बराबर VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्वल टू हाफ IM² टाइम्स कैपिटल R। अब यहां पर अगर आप देखें फेजर डायग्राम इस पे, तो करंट और वोल्टेज दोनों का एक ही फेज है, यानी कि एट टाइम t1 दोनों में जो फेज है वो ओमेगा t1 ही होगा। तो इस तरीके से ये हो गया फेजर डायग्राम, यानी कि जिस समय वोल्टेज पीक कर रहा है उसी समय करंट पीक कर रहा है, जिस समय वोल्टेज जीरो हो रहा है उसी समय करंट भी जीरो हो रहा है। फिर है प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट का क्या मतलब है? यानी कि इस पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस ही होगा। तो अगर हमारे पास एक इंडक्टर है और इस पे अप्लाइड वोल्टेज हमने लगाया VM साइन ओमेगा टी या फिर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें करंट की वैल्यू निकल कर आती है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी कि करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे चलता है π/2 फेज। तो ये तो हमने निकाल लिया करंट, तो वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, और जब इस पे हम केवीएल वगैरह लगाकर इसको सॉल्व करते हैं तब जाकर ये करंट इस तरीके से निकल कर आता है, या फिर I बराबर IM
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ऐसी चीज निकल कर आ जाती है। तो मैक्सिमम करंट इन द सर्किट आई एम बराबर हो जाएगा वी एम बाई एक्सएल। ये पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात हो गई, आई एम बराबर वी एम बाई एक्सएल, एक्सएल जहां पर है ओमेगा एल के बराबर। तो इंस्टेंटेनियस पावर इस पे जो सप्लाइड निकल कर आएगी वो हो जाएगी पीएल बराबर आई टाइम्स वी, यानी कि माइनस आई एम वी एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी। अगर हमें एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल निकालना हो तो हम करते हैं इसका ऐसे एवरेज। तो आई एम वी एम और टू ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, क्योंकि आई एम वी एम पीक वैल्यूज हैं और टू एक कांस्टेंट, ये आ जाएगा सारा बाहर। एवरेज वैल्यू साइन टू ओमेगा टी की लेंगे। तो जब साइन की हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं ओवर अ कंप्लीट साइकिल वो होती है 0 के बराबर। इस वजह से पूरा जो एवरेज पावर है ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल वो आ जाएगी 0। फेजर डायग्राम पर अगर हम लोग देखें तो देखिए वोल्टेज से करंट पाई बाय टू फेज पीछे चल रहा है, यानी कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 है, जब वोल्टेज 0 हो रहा है तब करंट मैक्सिमम हो रहा है, जब वोल्टेज नेगेटिव में हो गया तब करंट 0 हो रहा है, और इस तरीके से जब 0 है तब ये नेगेटिव पर मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि करंट पीछे चल रहा है, पाई बाय टू फेज पीछे चल रहा है। ये जब ये 0 है तो ये नेगेटिव पर मैक्सिमम है, इस तरीके से ये चलता है। अब है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि Vm साइन ओमेगा टी। यानी कि हमने कैपेसिटर पर जब इसको अप्लाई किया तो केवीएल जब बनेगा यहाँ पर इक्वेशन, ये Vm साइन ओमेगा टी बराबर Q बाई C हो जाएगा। C जहां पर कैपेसिटेंस है, Q है इस पे चार्ज, और ये Q है चार्ज एट एनी इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट ये I बराबर हो जाएगा ओमेगा C Vm कॉस ओमेगा टी के बराबर, जिसको कि लिखा जा सकता है आई एम साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो किया क्या है यहाँ पर, ये जो आई एम है, आई एम का मतलब है वी एम डिवाइडेड बाई वन डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, यानी कि वी एम बाई एक्सी। तो एक्सी जो है वो है 1/ओमेगा सी, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो तीन चीजें अभी तक हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हमें निकालना है पावर। तो पावर पहला आ जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर, ये बन जाएगा आई टाइम्स वी, आई एम वी एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी। और ओवर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज पावर वैसे ही निकालेंगे, पीसी या फिर पीसी एवरेज, एवरेज आई एम वी एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आई एम वी एम बाई टू इन ब्रैकेट, और यहां पर फिर एवरेज का साइन आ गया साइन टू ओमेगा टी। इसकी वैल्यू होती है एवरेज 0 साइन की, तो ये बन गया 0। फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो देखिए वोल्टेज से पाई बाय टू फेज आगे चल रहा है, वोल्टेज से पाई बाय टू फेज आगे चल रहा है करंट। अब बात आती है सीरीज एलसीआर सर्किट की। तो सीरीज एलसीआर सर्किट जो है वो है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी या फिर Vm साइन ओमेगा टी। तो एलसीआर सर्किट में L, C और R, इसमें हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया। तो केवीएल अप्लाइड टू द सर्किट में L डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी बराबर V हो गया। अब इसमें क्या है कि हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन और एनालिटिकल सॉल्यूशन। फेजर डायग्राम सॉल्यूशन पर हम लोग को ये पूरा अभी सॉल्व करके नहीं दिखाना है या नहीं देखना है, अभी हम ये जो फॉर्मूले वगैरह हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। तो अप्लाइड वोल्टेज से ये हमारी केवीएल बन गई। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम करंट के लिए एक इक्वेशन निकल कर आई, आई एम बराबर वी एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, इसको कि वी एम बाई जेड लिख सकते हैं। जेड जहां पर की है इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट, जो कि बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये जो सीरीज एलसीआर सर्किट है इसमें अगर हम सी माइनस एक्सएल, आर और जेड इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल पर इनको प्लेस करते हैं, तो यहां से जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर आसानी से देखा जा सकता है, कैसे निकाल सकते हैं। और इसी ट्राइंगल से tan फाई बराबर एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, ये इक्वेशन भी निकल कर आ जाएगी। सो ये जो फेज डिफरेंस फाई है, इस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। अब इसी में वोल्टेज के लिए भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, और वोल्टेज के लिए ये VCM माइनस VLM बनता है, और इधर VRM बनता है, और इधर ये जो नेट है वो VM बन जाता है। तो उस केस में VM स्क्वायर इक्वल टू VRM स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM का होल स्क्वायर, और ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए है अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस इंडक्टर और अक्रॉस रजिस्टर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर तो हम लोग
रजिस्टर के क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहे हैं। इसका हम लोग इस तरीके से सम ले रहे हैं जिसपे कि VRM स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM का होल स्क्वायर बराबर है VM स्क्वायर के, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज के मैक्सिमम वोल्टेज का स्क्वायर जब आप करेंगे तो VR का जो मैक्सिमम होगा उसका स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM का होल स्क्वायर के बराबर। सो यहां से इंस्टेंटेनियस पावर बन जाएगा P बराबर VI जो कि बन जाएगा VM IM by 2 इन ब्रैकेट cos phi माइनस 2 cos 2 ओमेगा t प्लस 5। इसका जब आप एवरेज लेंगे तो होगा क्या कि ये बन जाएगा P कैपिटल P बराबर P बार इक्वल टू VM IM by 2 cos phi। VM by रूट 2 और IM by रूट 2 लिखा जा सकता है VM IM by 2 को, तो VM by रूट 2 IM by रूट 2 cos phi ये हो जाएगा कैपिटल V कैपिटल I cos phi बराबर I स्क्वायर Z cos phi। यहां पर ध्यान दीजिएगा ये जो V और कैपिटल I है ये VRMS और IRMS को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में आपके ऐसे ही नोटेशन यूज किया गया, इस वजह से यहां पर भी ऐसा ही यूज कर लिया गया। बाकी ये जो V और कैपिटल I है ये VRMS और IRMS को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर भी IRMS को रिप्रेजेंट कर रहा है और Z है इम्पिडेंस। तो ये फेजर डायग्राम सॉल्यूशन है जहां पर कि अप्लाइड वोल्टेज से I करंट जो है वो 5 फेज आगे है, जो कि फाई हमारा निकल कर आता है tan phi बराबर XC माइनस XL बाई R से। अब हम लोग यहां पर अगर पावर इन एन AC सर्किट की बात करें तो इसमें होता क्या है कि लेट अस सपोज आपने V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई किया है जिससे कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 करंट स्टैब्लिश हुआ, तो इंस्टेंटेनियस पावर बराबर हो जाएगा V टाइम्स I। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये जो VI है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर ये IRMS और VRMS को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो I और V की जगह पर हम I नॉट V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 ऐसे रख सकते हैं, पाई जहां पर की फेज डिफरेंस है, तो एवरेज वैल्यू लेंगे वही बन जाता है V नॉट I नॉट बाई 2 cos phi, जिसको कि VRMS IRMS cos phi लिखा जा सकता है। अब ये जो cos phi है इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर। तो फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट phi की वैल्यू होती है 0, उस केस में cos phi बराबर हो जाता है 1 और एवरेज पावर डिसिपेटेड हो जाता है VRMS IRMS। वहीं पर अगर प्योर इंडक्टिव या फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है यानी कि पाई की वैल्यू बन जाती है पाई बाई 2 और उस केस में जो पावर निकल कर आता है वो एवरेज पावर 0 निकल कर आता है ओवर अ कंप्लीट साइकिल। पी एवरेज बराबर 0 हो जाता है फॉर प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अगर हमें पावर लॉस कहीं पर निकालना है तो आई स्क्वायर आर करके निकालते हैं। आई स्क्वायर आर का क्या मतलब है? ये आई आर एम एस वैल्यू है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये आई आर एम एस वैल्यू है और ये वी आर एम एस वैल्यू है। तो आई आर एम एस स्क्वायर टाइम्स आर बराबर वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर। पावर लॉस इस तरीके से निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि पावर का लॉस हमेशा रजिस्टर के थ्रू ही होता है, रेजिस्टेंस के थ्रू ही होता है। कभी भी इंडक्टर या कैपेसिटर, यानी कि अगर प्योर इंडक्टर और प्योर रजिस्टर है, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर है, अगर प्योर रजिस्टर और प्योर इंडक्टर है अगर, तो उनके थ्रू पावर का डिसिपेशन नहीं होता। पावर लॉस हमेशा रजिस्टर के थ्रू ही होता है। अब बात आती है वॉटलेस करंट की। सो एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने देखा, पी एवरेज बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब देखिए फिर से वही चीज है कि नोटेशन डिफरेंट हो गए, बदल गए। यहां पर वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू से मतलब है और यहां पर करंट के आरएमएस वैल्यू से मतलब है। तो द फेज डिफरेंस बिटवीन ई आरएमएस एंड आई आरएमएस इज फाई। तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स पर, एक हो जाएगा आई आरएमएस कॉस फाई और दूसरा हो जाएगा आई आरएमएस साइन फाई। तो यहां पर आई आरएमएस कॉस फाई जो है वो पावर डिसिपेशन में रोल प्ले करता है, तभी तो ये पी एवरेज बराबर आई आरएमएस ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई निकल कर आया है। जबकि ये जो आई आरएमएस साइन फाई है ये वो कंपोनेंट ऑफ करंट है जो पावर डिसिपेशन पर रोल प्ले नहीं करता, यानी कि इसी को बोलते हैं वॉटलेस करंट। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि वॉटलेस करंट कितना है, फाई की वैल्यू दी है, आई आरएमएस की वैल्यू दी है, तो आप आई आरएमएस साइन फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और वही आपका वॉटलेस करंट कहलाएगा। यानी कि इतना करंट सर्किट पर है बट फिर भी वो पावर डिसिपेशन नहीं कर रहा। यहां से अब एक चीज हम लोग और नोट कर लेते हैं जो कि है सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए एल और सी दोनों का होना जरूरी है। एल और सी दोनों का होना जरूरी है टू अचीव अ रेजोनेंस कंडीशन।
तो XC बराबर XL, ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। आप नोट करते जाइए, मैं बताता जा रहा हूं। XC बराबर XL जो है वो कंडीशन है कि जो हमारा रेजोनेंस है वो अकर होगा। XC की जगह पर आप लिख सकते हैं 1/ωc और XL की जगह पर लिख सकते हैं ωL। अब यहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो हम लोग ओमेगा की जगह पर ओमेगा नॉट को लिख सकते हैं, यानी कि 1/ωc बराबर ωL। जब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ओमेगा नॉट बराबर हो जाएगा 1/√LC। ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC। यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आप इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो एफ नॉट बराबर 1/2π√LC, ये हो जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंस के दौरान जो करंट का एम्पलीट्यूड होता है वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करता है, यानी कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर ऐसे लिखिए एट ओमेगा नॉट। एट ओमेगा नॉट जो करंट के एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो भी मैक्सिमम हो जाती है इन द सर्किट, यानी कि एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है और पावर डिसिपेशन उस समय मैक्सिमम होता है। कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है। ये सारी कंडीशन है, लिखते जाइए। कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है, फाई की वैल्यू 0 हो जाती है। कॉस फाई की वैल्यू 1 है और कॉस फाई बराबर होता है R/Z, तो Z बराबर R हो जाता है। इस वजह से कॉस फाई बराबर R/R बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो ये सारी रेजोनेंस की कंडीशन है और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो सारा कैलकुलेशन है उसको करते हैं। सो आइए अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो ये देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन और इस पे क्या दिया हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्राफ एज शोन इन फिगर। द आरएमएस करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ वुड बी। यहां पर अगर आप देखें तो T/2 के लिए वैल्यू जो है वो करंट की 1 एम्पियर है। फिर अगले T/2 के लिए करंट की वैल्यू -2 है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन पर 2 एम्पियर है। फिर अगले T/2 के लिए भाई 2 एम्पियर ही है अपोजिट डायरेक्शन पर, और फिर अगले T/2 समय के लिए जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ध्यान दीजिए, जब हम लोग आरएमएस करंट फाइंड कर रहे होते हैं या आरएमएस वैल्यू ऑफ समथिंग फाइंड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उन वैल्यूज का करते हैं स्क्वायर, फिर लेते हैं मीन और देन लेते हैं रूट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.5। कैसे करेंगे हम लोग? और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल कर आएगी। इसमें हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि फ्रॉम t बराबर 0 टू T/2 आई की वैल्यू होती है 1 एम्पियर। फिर T/2 से लेकर t तक आई की वैल्यू है -2 एम्पियर। फिर t से लेकर 3T/2 तक है आई की वैल्यू -2 एम्पियर। और 3T/2 से लेकर 2t तक करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। यानी कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और इसका मीन ले लें तो हमें ये मिल जाएगी एमएस वैल्यू, IMS वैल्यू। सो IMS बराबर हो जाएगा 1 + 4 + 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 10/4 यानी कि 2.5। तो ये एमएस है। आपको आरएमएस निकालना है। आरएमएस के लिए आप रूट ले लेंगे और यहां पर आर लिख देंगे, तो IRMS बराबर हो जाएगा √2.5, यानी कि अराउंड हमें 1.5 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय V बराबर 200√2 sin 100t is connected to a 1 microfarad capacitor through an AC emitter. The reading of the emitter will be। ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। A में है 10 मिलीएम्प्स, 20 मिलीएम्प्स, 40 मिलीएम्प्स एंड 80 मिलीएम्प्स। A, B, C, D 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो रीडिंग ऑफ द एमिटर क्या होगी ये हमें बताना है। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने अप्लाई किया है। एक
1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ थ्रू एन एसी एमिटर। तो उस एमिटर की वैल्यू जो होगी वो उसके आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें बेसिकली यहां पर आईआरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इस पे वोल्टेज दिया हुआ है 200√2 sin 100t। तो इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होगा, और V नॉट बराबर हो जाएगा 200√2 वोल्ट, और ओमेगा हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। तो करंट इन द कैपेसिटर I बराबर हो जाएगा V RMS बाई XC, यानी कि V RMS टाइम्स ओमेगा सी। क्यों? क्योंकि XC बराबर होता है 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा सी आ गया ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि I बराबर V नॉट बाई √2 टाइम्स हो जाएगा ओमेगा सी। और V नॉट की वैल्यू तो आपने 200√2 फाइंड कर ली है, तो I बराबर हो जाएगा 200√2 बाई √2 इंटू यहाँ पर 100 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये बन जाएगा 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स, यानी कि 20 मिली एम्प्स। तो IRMS करंट निकलकर आ गया। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो ऐसी एसी एमिटर होता है वो आरएमएस वैल्यू को ही फाइंड कर पाता है। कैसे? जब हम लोग एक डीसी वाले एमिटर की बात करते हैं तो उसमें कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है उसके बेसिस पर वो करंट बताता है कि कितना होगा कितना नहीं। जबकि जो एसी एमिटर होता है उसमें अगर हमने टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और उससे करंट को फाइंड करने की कोशिश करी तो वो तो ऐसे जो उसकी निडल है वो ऐसे 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 ऑसिलेट करती रहेगी। सो इससे बचने के लिए हम लोग वहां पर पावर कितना डिसिपेशन कर रहा है उसको देखते हैं। और मैंने आपको बताया था आरएमएस वैल्यू को डिस्क्राइब करते हुए कि इस अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू होती है करंट या वोल्टेज की जो कि पावर डिसिपेशन क्रिएट करता है, इफेक्टिव पावर डिसिपेशन क्रिएट करता है। यानी कि उतनी ही वैल्यू का अगर हम डीसी वोल्टेज लगा दें तो उतनी ही पावर डिसिपेट होगी। तो यहां से वी आरएमएस और आई आरएमएस हम लोग निकालते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, द फिगर shows an experimental plot discharging of a capacitor in an RC circuit. The time constant tau of this circuit lies between. तो हमें टाइम कांस्टेंट टाउ बताना है कि वो किसके किसके बीच में लाई करेगा। यहां पर हमारे पास 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 to 300, इस तरीके से बने हुए हमारे पास ब्लॉक्स। और इसी तरीके से वोल्टेज भी है हमारे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 to 20 to 25। ऑप्शंस है आपके पास यहाँ पर ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शंस है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका होगा डी वाला। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है Q बराबर Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ जहां पर कहलाता है ये टाइम कांस्टेंट। सो यहां पर Q नॉट है इनिशियल चार्ज, V नॉट है इनिशियल वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। तो टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? टाइम कांस्टेंट एक्चुअली वो ड्यूरेशन है जब मैक्सिमम वैल्यू अपना 63% ड्रॉप कर देता है, यानी कि बचता सिर्फ 37% है। तो यहां पर देखो पीक वैल्यू कितनी है 25, तो 63% अगर ड्रॉप कर दे रहा है तो बचेगा कितना 37%। तो 37% ऑफ 25 हो जाएगा 9.25, और 9.25 जो है वो इसके इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो कि 100 और 150 के बीच में कहीं पर लाई कर रही है वैल्यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन द सर्किट सोन बिलो द की के इज क्लोज्ड एट टी बराबर 0, द करंट थ्रू द बैटरी इज। अब यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, एक की लगी हुई है, यहां पर इंडक्टर है, यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर एक दूसरा रेजिस्टेंस है R1 और R2 इस तरीके से दिए हुए। तो जब आपने की को क्लोज किया, की को क्लोज करने पर क्या होगा ये हमें यहां पर बताना है। तो जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में करंट बढ़ेगा, और सर्किट में अगर करंट बढ़ेगा तो यहां पर मोमेंटरली मतलब इनिशियल कंडीशन पर हमने दो कंडीशन ली, एक टी बराबर 0 और एक टी बराबर इंफिनिटी। टी बराबर 0 का मतलब है कि जब आपने की को प्रेस किया तो की को प्रेस करते ही, और टी बराबर इंफिनिटी का मतलब है कि कुछ देर हो गया, जो पूरा सर्किट है वो स्टेबल हो गया। तो टी बराबर 0 पर जो करंट है
वो सर्किट में बढ़ेगा। ठीक है, कैसे? आपने अगर एक बैटरी अप्लाई करी है एक सर्किट पे और आप देख रहे हैं कि उस सर्किट में 5 एम्पियर का करंट एस्टैब्लिश हुआ है, तो 0 to 5 तक पहुंचने में उसको समय लगेगा, यानी कि 0 एम्पियर से 5 एम्पियर तक करंट होने पर उसको कुछ समय लगता है। यानी कि t बराबर 0 पर वो समय बहुत कम है, इस वजह से हम बोल रहे हैं t बराबर 0। तो दो कंडीशन हमारे पास हो गई, एक t बराबर 0 और एक t बराबर इन्फिनिटी। तो होगा क्या कि t बराबर 0 पर जो करंट है वो बहुत तेजी से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और एक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी कि t बराबर 0 कंडीशन हो गई हाई फ्रीक्वेंसी वाली, और t बराबर इन्फिनिटी हो गई फ्रीक्वेंसी 0। सो t बराबर 0 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है, और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो एक्सएल बराबर ओमेगा एल की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने t बराबर 0 पर देखा तो ये जो इंडक्टर है वो एक आइडियल रेजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये यहां से करंट पास होने नहीं देगा, यानी कि पूरा का पूरा करंट R2 से पास होगा। फिर दूसरा केस आता है जब t बराबर इन्फिनिटी, यानी कि सब कुछ स्टेबल है, फ्रीक्वेंसी 0 है, उस केस में एक्सएल की वैल्यू हो जाती है 0, यानी कि यहां पर एक ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। यानी कि फिर हमारे पास एट t बराबर इन्फिनिटी इधर R1 और R2 ही कनेक्टेड है पैरेलल पर, बस। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा बी। तो एट t बराबर 0 इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी कि I बराबर हो जाएगा V बाई R2। और एट इंफिनिटी, यानी कि एट t बराबर इंफिनिटी, जो इंडक्टर है वो बिहेव करेगा एज अ कंडक्टिंग वायर। तो उस केस में R1 और R2 पैरेलल है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 निकल कर आएगा। तो हम I बराबर V बाई R इक्विवेलेंट रखेंगे, तो V टाइम्स R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 बन जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन LC सर्किट इज इन अ स्टेट ऑफ रेजोनेंस इफ C बराबर 0.1 माइक्रोफराड एंड L बराबर 0.25 हेनरी, देन नेग्लेक्टिंग द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। ऑप्शंस आपके पास ए 1007 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 109 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 500 हर्ट्ज। तो यहां पर एक एलसी सर्किट की बात हो रही है और उस पर रेजोनेंस की बात आई। किसकी? रेजोनेंस। तो जैसे ही रेजोनेंस की बात आती है तो आपको सारी कंडीशंस याद आ जानी चाहिए जो मैंने आपको लिखवाई है। एक्सी बराबर एक्सएल, कॉस फाई की वैल्यू 1, फाई की वैल्यू 0, आर बराबर जेड, आर बाई जेड की वैल्यू उस केस पे 1 हो जाती है क्योंकि आर और जेड बराबर हो जाते हैं, तो कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है। या ओमेगा नॉट बराबर 1 बाई रूट एल सी, या फिर एफ नॉट बराबर 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। इस तरीके से सब कुछ वहां पर करंट मैक्सिमम हो जाता है, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो जाता है। ये सारी चीजें याद आ जानी चाहिए, ऑन योर फिंगर टिप्स सब कुछ। तो इन अ स्टेट ऑफ रेजोनेंस बोल दिया। अब इन अ स्टेट ऑफ रेजोनेंस अगर है तो हम अगर ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को नेग्लेक्ट कर दें, यानी कि आर बराबर 0 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया, यानी कि आपको एफ नॉट फाइंड करना है। एफ नॉट बराबर हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। एट रेजोनेंस न्यू बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो न्यू बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स अंडर रूट 0.25 इंटू 0.1 इंटू 10 to the minus 6। तो न्यू बराबर हो जाएगा 1007 हर्ट्ज। न्यू बराबर हो जाएगा कितना? 1007 हर्ट्ज। ये हो गई फ्रीक्वेंसी जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। An LCR circuit as shown in figure is connected to a voltage source VAC whose frequency can be varied। इसकी फ्रीक्वेंसी को बदला जा सकता है। तो द फ्रीक्वेंसी एट which the voltage across the resistor is maximum is। अब देखिए गौर से यहाँ पर एक बात करी गई है कि LCR सर्किट है और इसके वोल्टेज सोर्स VAC है, इसका जो वोल्टेज है VAC है, अल्टरनेटिंग करंट वाला, और इसकी फ्रीक्वेंसी को बदला जा सकता है, अप्लाइड वोल्टेज को बदला जा सकता है। रेजोनेंस पे एक और याद रखिए कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ओमेगा नॉट बराबर 1 बाई रूट एलसी ये सर्किट की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो एफ नॉट बराबर 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एलसी वो हो जाएगा। और वही अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाती है उसके तो रेजोनेंस आ जाता है। तो हमें बताना है कि द फ्रीक्वेंसी एट विच द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज मैक्सिमम।
तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर जो है वो मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि हम यहां पर ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो अपीयर हो जाए रजिस्टर के क्रॉस, यानी कि जो इंडक्टर है और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, उनका इफेक्टिव वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। यानी कि यहां पर कौन सी इक्वेशन लगेगी, वीएम स्क्वायर बराबर वी एम आर स्क्वायर प्लस वी सी एम माइनस वी एल एम ब्रैकेट में होल स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन लगेगी। और अगर हम बोल रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज मैक्सिमम, तो इस केस में वी सी एम माइनस वी एल एम जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है फिर से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। So as voltage across resistance is maximum, therefore a power is maximum which is at the resonance frequency. आई बात वही चीज घूम फिर के कि पावर जो है वो मैक्सिमम होगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो एट रेजोनेंस न्यू बराबर हो जाएगा 1/2 पाई रूट एल सी। न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट, मतलब 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 24 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶। तो न्यू बराबर हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई 1000 डिवाइडेड बाई रूट 48। न्यू बराबर, आप इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू वगैरह रख दी, तो ये 23 हर्ट्ज के अराउंड निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। सो इन एन एलसीआर सर्किट, इफ V is the effective value of applied voltage, VR is the voltage across R, VL is the effective voltage across L, and VC is the effective voltage across C, then हमारी क्वेश्चन क्या बनती है? तो अभी हमने बताया अप्लाइड वोल्टेज जो होता है वो बराबर हो जाता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स का स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इस फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम सॉल्यूशन पर हमारे पास एक इस तरीके से बनता है जिसमें कि इधर निकल कर आता है VCM माइनस VLM और इधर VRM और इधर VM। तो V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे। एक और क्वेश्चन देखिए। An AC circuit of variable frequency f is connected to an LCR series circuit. Which one of the graph in the figure represents the variation of current I in the circuit with frequency f? तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो करंट है उसका वेरिएशन हमें बताना है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है 0 से, वैसे वैसे सर्किट में करंट बढ़ता जाता है, बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है, उसके बाद घटने लगता है। यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? तो एलसीआर सर्किट पर जो करंट की इक्वेशन हमारी बनती है वो होती है आई बराबर वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और होल में पावर 1/2 है। यहां पर ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इस ओमेगा एल और ओमेगा सी की वैल्यू में चेंज आएगा। सो एट लो फ्रीक्वेंसीज पर ये जो 1/ओमेगा सी है ये डोमिनेट करता है। लो फ्रीक्वेंसी यानी कि एट ओमेगा बराबर 0, 1/ओमेगा सी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और उस केस में करंट की वैल्यू एकदम सर्किट में मिनिमम हो जाएगी। बट जैसे जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी वैल्यू घटने लगती है और इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। ओवरऑल इसकी जो वैल्यू है वो घटने लगती है। घटते 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 एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर ओमेगा नॉट एल बराबर 1/ओमेगा नॉट सी, ये दोनों टर्म बराबर हो जाते हैं, और उन दोनों के बराबर होने पर उस जगह पर आई बराबर हो जाता है वी बाई आर, यानी कि करंट हो जाता है मैक्सिमम। उसके बाद फिर से जैसी फ्रीक्वेंसी और बढ़ती है देन वहां पर ओमेगा एल की इफेक्टिव वैल्यू ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू 1/ओमेगा सी, और इस तरीके से फिर से करंट घटने लगता है, और एट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे कि आई बराबर वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये इस पे नीचे वाली की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि इंपिडेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, करंट फिर से अपने वैल्यू को घटा लेता है। सो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं आपको समझ पर आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।